12 मार्च 1993 ये फ्राइडे का दिन मुंबई में रोज की तरह एक नॉर्मल डे था। हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, बट किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इस दिन ऐसी तबाही होने वाली है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग की ट्रेडिंग रिंग में हर रोज की तरह ही स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तभी दोपहर के लगभग 1:30 बजे बीएसई के बेसमेंट में रखी गाड़ी में एक जोर का धमाका होता है। भले ही धमाका बेसमेंट में हुआ था, बट उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि वो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। हर तरफ काला धुआं छा जाता है और जैसे ही धुआं छटता है, चारों तरफ लाशें, घायल लोग और बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं। एक ही बार में 84 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी और 2017 लोग इंजर्ड हो चुके थे। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके ठीक 47 मिनट्स बाद टेररिस्ट का अगला निशाना था मुंबई का सबसे बिजिएस्ट और हाईली पॉपुलेटेड कत्था बाजार। यहाँ खड़े एक स्कूटर में एक जोरदार धमाका होता है, जिसके ब्लास्ट होने से लगभग 5 लोगों की डेथ हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद दोपहर में लगभग 2:30 बजे शिवसेना के भवन के करीब पेट्रोल पंप, जिसमें कि 4 लोगों की डेथ होती है और काफी लोग घायल होते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एयर इंडिया के सामने एक और खड़ी एक वैन में जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें कि 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 85 लोग घायल हो चुके थे। ब्लास्ट रिंग्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुंबई के हर नागरिक और पुलिस के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये काला दिन कब खत्म होगा। इसके बाद 2:45 पे महिम के फिशरमैन कॉलोनी और वर्ली के सेंचुरी बाजारे में एक साथ धमाके होते हैं। सेंचुरी बाजार वाला धमाका अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के पास में एक बस गुजर रही थी और जैसे ही वो एक लावारिस जीप के पास पहुंची, उस जीप में ब्लास्ट हो गया और उसकी चपेट में ये बस भी आ गई, जिसके अंदर काफी लोग बैठे हुए थे। बस बुरी तरह से उछल गई और वहाँ पे टोटल 113 लोगों की डेथ हो गई और 227 लोग घायल हो गए। मुंबई में काफी पैनिक क्रिएट हो चुका था। हर तरफ एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। पुलिस जब तक कोई एक धमाके वाली जगह पे पहुंचती, उतनी देर में दूसरा धमाका हो जाता। मुंबई जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ काफी तेजी है, आज यहाँ हर कोई थम गया था। 3:05 में एक और ब्लास्ट होता है जावेरी बाजार में, जो कि एक ज्वेलरी का बाजार था। यहाँ हर कोई अपनी शॉपिंग में लगा हुआ था, बट अचानक से उस ब्लास्ट के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और 17 लोगों की जानें जाती हैं, जबकि 60 लोग यहाँ पे घायल होते हैं। 3:10 पे बांद्रा के होटल सी रॉक में रखे एक सूटकेस में एक्सप्लोजिव था, जो कि ब्लास्ट हो जाता है। कोई एक तरफ जमीन पे तो कोई किसी कोने में पड़ा हुआ है। हर कोई यही सोच रहा था कि ये दिन कब खत्म होगा और हमले यहीं पे रुके नहीं, बल्कि इसके बाद प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में 9th, जुहू की होटल सेंचुर में 10th, शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर 11वां और एयरपोर्ट के सेंटोर होटल के पास 12वां हमला हुआ। ये हमले लगभग 1:30 बजे से 3:40 तक चले, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट में ही 12 अटैक्स किए गए, जिसमें टोटल 271 लोगों की डेथ हुई और 713 लोग घायल हुए। इस अटैक को लोग अमेरिका के 9/11 अटैक से कंपेयर करने लगे, बट पुलिस के दिमाग में काफी सवाल थे कि आखिर इन सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और किसने आखिर क्यों ऐसा करा। तो अब पुलिस जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। शाम तक पुलिस ने धमाकों वाली जगह पर जांच करी और पता लगा कि 1-2 जगह छोड़कर बाकी हर जगह एक्सप्लोजन के लिए कार और स्कूटर का यूज किया गया था। पुलिस इन लोगों से अपील करी कि जहां भी उन्हें कोई लावारिस वाहन दिखे तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। और इसके बाद 14 मार्च को उन्हें दादर के एक इलाके में लावारिस स्कूटर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी डिग्गी में 12 kg का RDX पड़ा हुआ था। इसका यूज धमाके के लिए किया जा रहा था, बट लकीली किसी वजह से धमाका नहीं हो पाया। इस गाड़ी में नंबर ना होने की वजह से इसके मालिक का पता नहीं चल पाया, बट कुछ ही घंटे के बाद वर्ली के इलाके में एक और लावारिस मारुति वैन की खबर मिलती है। इसमें भारी मात्रा में ग्रेनेड और AK-56 राइफल मिलते हैं और जब पुलिस इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करती है तो पता लगता है कि ये महिम इलाके की अली हुसैन बिल्डिंग में रहने वाली रुबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस तुरंत उनके घर पहुंचती है, बट घर में ताला लगा हुआ होता है। थोड़ी जांच करने के बाद पता लगता है कि ये उनके ब्रदर इन लॉ का घर था, जिनका नाम था इब्राहिम मुश्तैक अब्दुल राजू मेमन, जिसको फेमसली एक नाम से बुलाया जाता था टाइगर मेमन, जो कि उस समय बॉम्बे का मशहूर स्मगलर था। एक तो वो कार उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी और तभी जब पुलिस वाले उनके घर पहुंचे तो पुलिस वालों को इन पे काफी शक हो गया और इसलिए जांच करने के लिए इन्होंने दरवाजा ही तोड़ दिया। और जब इन्होंने इनके घर की जांच करी तो इनको एक ड्रॉर में चाबी पड़ी मिली और उन्होंने दादर के इलाके में जो उन्हें स्कूटर मिला था उसमें वो चाबी लगा के देखी तो पता लगा कि वो चाबी उसी स्कूटर की थी। तो अब क्लियर हो चुका था कि इन बॉम्बे अटैक्स के पीछे इन लोगों का भी बड़ा हाथ है। जांच करते समय उनको वहाँ पे कुछ कार्टन भी मिलते हैं जिनमें वाह नोबल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। ये एक पाकिस्तानी फिल्म है जो एक्सप्लोजिव बनाती है, यानी कि अब इससे ये भी क्लियर हो चुका था कि ये सारे वेपन्स और एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से ही आए थे। बट अभी तो बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी था। अब उन्होंने टाइगर मेमन के फैमिली मेंबर्स को ढूंढना शुरू करा। उनके हाथ टाइगर मेमन का मैनेजर अस्कर मुकद्दम लगता है, जिसको इस ब्लास्टिंग की काफी जानकारियां थी। काफी शक्ति से पूछताछ करने के बाद वो बताता है कि प्लाजा थिएटर में उसने अपने एक साथी के साथ ही बॉम्ब प्लांट करा था। उसने एक एक करके सबके नाम बता दिए जो भी इस मिशन में जुड़े थे और उसने बताया कि 12 मार्च की दोपहर को सी रॉक, जुहू सेंटोर और एयरपोर्ट सेंटोर में उसने खुद अपने कजन के साथ जाके बॉम्ब
रखे थे। इसी बीच टाइगर मेमन का एक और करीबी बादशाह खान लगता है और उसने बताया कि वो शुरू से ही इनकी कोर टीम में था और इन सब की ट्रेनिंग उन्हें पाकिस्तान में दी गई थी, जिसमें ही कैसे हथियार चलाने और कैसे बॉम्ब को फिट करना है ये सब उन्हें समझाया गया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद दिसंबर 1992 में एक मीटिंग रखी गई थी जहां पे पूरी साजिश हुई इस बॉम्ब अटैक की और इसके लिए 12 से ज्यादा जगहों पर सर्वे किया गया था, जिनमें से बादशाह खान ने भी कुछ जगहों पर जाके खुद सर्वे किया था। हमले के दिन उसे ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी दी गई थी, वही सब जो उन्हें मारुति वैन में मिले थे, बट इतने सब वेपन्स देख के वो घबरा गया। अब इन सबसे जो भी लीड्स मिल रही थी पुलिस उन सब जगहों पर जाके छानबीन करने लगती है और फिर 23 मार्च को जावेरी बाजार के पास एक बड़े सूटकेस में 12 AK-56 राइफल्स, 195 हैंड ग्रेनेड्स और काफी 5mm पिस्टल्स मिलती हैं। 3 दिन बाद मुमरा इलाके में एक बैग मिलता है जिसके अंदर 300 kg का RDX था और उसके बाद नागला बंदर में एक बोरी मिलती है जो कि 2000 kg RDX से भरी हुई थी और अगर इसे ब्लास्ट होता तो शायद ये 12 मार्च वाले अटैक से भी काफी बड़ा होता। पुलिस पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। जितने भी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करा था और ये सारे वेपन्स और RDX देख के पुलिस को क्लियर पता लग गया था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान और ISI का भी काफी बड़ा रोल है। लेकिन इतनी चीजें आखिर इंडिया में पहुंची कैसे? तो इन सब की जांच करने के लिए पुलिस कस्टम ऑफिसर से पूछताछ करने जाती है और फिर इसे मूसा चौहान को अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि इन सब का एक डिस्ट्रीब्यूटर था और वो बताता है कि इन सब के पीछे टाइगर मेमन, ISI, दाऊद इब्राहिम और उसका भाई अनीस इब्राहिम और उसका एक करीबी अब्बू सलेम था और वो कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम भी लेता है जो कि थे समीर हंगोरा और हाइफ कड़ावाला। और जब इनसे बात करी गई तो इन्होंने पुलिस को ताना देते हुए बोला कि आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते क्या? पुलिस ने पूछा कौन? तो उन्होंने बताया संजू बाबा। पुलिस समझ चुकी थी कि ये संजय दत्त की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बार फिर पूछा कौन संजू? तब उन्होंने बताया संजय दत्त। उस समय संजय दत्त मॉर्सिस में एक फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और संजय दत्त ने पुलिस को वादा किया कि वो पुलिस के साथ फुल कॉर्पोरेट करेंगे। 19 अप्रैल को संजय दत्त वापस इंडिया में आते हैं और फिर DCP राकेश मारिया ने उनसे पूछताछ चालू करी। स्टार्टिंग में तो संजय दत्त यही बोलते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट DCP राकेश मारिया इस केस से इतना परेशान हो चुके थे क्योंकि उनको 1 महीने से ज्यादा हो चुका था इस केस पे काम करते हुए, इसलिए उन्होंने गुस्से में संजय दत्त को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और इसके बाद संजय दत्त डरते हुए रोने लगे और उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने बताया कि उनको कई दिन पहले अनीस इब्राहिम के कहने पर बहुत सारी राइफल्स और ग्रेनेड्स भेजे गए थे और इतने सारे वेपन्स देख के वो घबरा गए और उन्होंने उनमें से कुछ ही रखे और बाकी सारे लौटा दिए। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि अब वो सब कहाँ पे है तो उन्होंने बताया कि वो सब उन्होंने अपने एक दोस्त से कह के डिस्ट्रॉय करवा दिए। अब पुलिस को क्लियर हो चुका था कि इन सब के पीछे 3 ही मास्टरमाइंड है, वह दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और ISI पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी। 12 मार्च के अटैक्स के बाद कुछ पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहे थे। असल में जितने भी 12 अटैक्स हुए थे वो सारे हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे। ऐसे में शरद पवार जो कि उस समय महाराष्ट्र के CM थे, उनको डर था कि कहीं कम्युनल दंगे ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने ये बताया कि 13 जगह पे हमले हुए थे जिसमें से एक एरिया मुस्लिम डेंस एरिया था। हालांकि पुलिस की इन सब इन्वेस्टिगेशन से सब पता चल गया कि सिर्फ 12 हमले ही हुए थे, बट आखिर क्यों सिर्फ हिंदू के इलाके में ही ऐसे हमले किए गए और इतने बड़े अटैक की प्लानिंग आखिर कैसे की गई, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। 6 दिसंबर 1992 में कव सेवकों ने बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो मुस्लिम को काफी बुरा लगा और उसी के बाद से हिंदू मुस्लिम दंगे होने शुरू हो गए। अब डिस्ट्रॉय तो अयोध्या में किया गया था लेकिन पूरे देश में दंगे होने शुरू हो गए और बॉम्बे में भी काफी दंगे चल रहे थे। दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 तक काफी दंगे देखने को मिले और इन दंगों में काफी लोग मारे भी गए। एक दंगे के दौरान टाइगर मेमन का तिजारत इंटरनेशनल ऑफिस को भी जला डाला। टाइगर वैसे ही मस्जिद के डिस्ट्रॉय होने पर गुस्से में था और ऊपर से उसका ऑफिस और जला दिया, तो इसलिए अब वो इन सबसे बदला लेना चाहता था। तो वो दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट करता है जो दुबई जा चुका था। दाऊद इब्राहिम उस समय काफी पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर बन चुका था और वो भी मस्जिद के डिस्ट्रॉय होने से बिल्कुल खुश नहीं था, जिस वजह से वो भी कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता था। और ये सब देखते हुए ISI को भी काफी बढ़िया मौका मिल गया इंडिया में अटैक करवाने का। तो अब इसके बाद से मीटिंग शुरू हुई। अब मुंबई के स्मगलिंग रॉकेट पर टाइगर मेमन की पहले से ही अच्छी पकड़ थी, तो पाकिस्तान से मुंबई तक हथियार लाने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन को दी गई। दाऊद इब्राहिम और ISI मिलकर ऐसा हमला करना चाहते थे जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे, इसलिए एक ही दिन में उन्होंने इतने अटैक्स करवाए। अब इतने बड़े साजिश के लिए पैसे का काफी बड़ा लेन देन जरूरी था, इसलिए टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब मेमन को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया, क्योंकि याकूब मेमन उस समय CA था और उसके पास 4 NRI बैंक अकाउंट्स थे जिनका एक्सेस उसी के पास था। और इसके बाद ISI ने 1993 में RDX, राइफल्स और कुछ ग्रेनेड पाकिस्तान से भारत पहुंचाए। पहले उन्हें गुजरात पहुंचाया गया और गुजरात से मुंबई तक लाने की जिम्मेदारी अब्बू सलेम को दी गई। और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ और वेपन्स भिजवाए जो कि फरवरी में भिजवाए गए थे, जिनको पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहुंचाया गया और उसके बाद उसे मुंबई तक खुद टाइगर मेमन लेकर
आए। वो ऑलरेडी मुंबई के एक बड़े स्मगलर थे, इसलिए कस्टम ऑफिसर से उनकी काफी अच्छी जान पहचान थी, तो उन्हें और रिश्वत देके वो सारे वेपन्स आराम से मुंबई ले आए। तो अब टाइगर मुंबई आके 19 लोगों की टीम बनाते हैं और फरवरी में उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाता है। यहाँ 12 दिनों तक इनकी ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पे इन्हें हथियार चलाना, गाड़ियों में बम कैसे फिट करना है और ग्रेनेड कैसे चलाते हैं, ये सब सिखाया जाता है। 4 मार्च को ये सब मुंबई वापस आ जाते हैं और इसके बाद इनका अगला स्टेप होता है उन जगहों की तलाश करना जहाँ पे इनको हमले करने हैं। तो इसी बीच एक बड़ी प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिलती है और वो ये थी कि इनका एक ट्रेनिंग के बाद से ही डरा हुआ था और उसका मन बदल चुका था। उसे लगा कि अगर वो ये सब करेगा तो उसकी फैमिली को भी सफर करना पड़ सकता है और उसका ऑलरेडी दंगे में भी काफी नाम खराब था। तो 9 मार्च को वो सरेंडर करने के लिए पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब बता देता है कि कैसे मेमन बॉम्बे में अटैक्स करवाना चाहता है। बट हैरानी की बात यह कि ये सब सुनने के बाद पुलिस उसे इग्नोर कर देती है और उन्हें लगता है कि ये खुद से ही कोई झूठी कहानियां बना रहा है। जैसे ही टाइगर को पता लगा कि उसी के एक आदमी ने ये सब पुलिस को बता दिया है तो टाइगर घबरा गया और इसलिए जो अटैक वो अप्रैल में करवाने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे, ताकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की भीड़ मिले, उस अटैक को अब वो जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ज्यादा टाइम लेंगे तो उनके फंसने के भी चांसेस हो सकते हैं। और इसलिए उन्होंने अगले दिन मीटिंग रखी और डिसाइड किया कि 12 तारीख को ही उनको ये अटैक करवाने हैं। एक दिन में ही इन सब बॉम्ब्स की फिटिंग कर दी गई और 12 मार्च को सुबह ही ये सारी गाड़ियां और स्कूटर वगैरह सबको उनकी जगह पे पार्क कर दिया गया और पुलिस की इस गलती से 271 लोग मारे गए। हालांकि टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का प्लान इससे और भी काफी ज्यादा बड़ा था। उनका एक खतरनाक प्लान था। इन बॉम्ब धमाकों के बाद वो राइफल्स और हैंड ग्रेनेड लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स, मंत्रालय और शिवसेना भवन में घुस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बड़े बड़े नेताओं को मारने वाले थे और इसलिए उन्होंने बहुत सारे हथियार पहुंचाए थे। बट उनका ये प्लान फेल कर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 12 अटैक्स के बाद सारे घबरा गए और पकड़े जाने के डर से कई शहर छोड़कर भाग गए। तो पुलिस ने पूरी मेहनत से 4 नवंबर 1993 तक 10,000 पेजेस की प्राइमरली चार्ज शीट फाइल की, जिसमें 189 लोग एक्यूज थे और 15 दिन बाद इस केस को सीबीआई के हाथ दे दिया गया। 1.5 साल तक इस केस की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी और इसके बाद टाडा कोर्ट ने 26 लोगों को बेकसूर मान के डिस्चार्ज कर दिया और 100 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें टाइगर का भाई याकूब मेमन भी था, जिसे 1994 में काठमांडू एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। इसके बाद 2005 में अब्बू सलेम को भी पकड़ लिया गया, जो कि पोर्टुगल की जेल में बंद था। अब्बू सलेम को सौंपने से पहले एक कंडीशन रखी कि वो उसे फांसी की सजा नहीं देंगे। हालांकि टाइगर और दाऊद को पकड़ना अभी भी बाकी था। कोर्ट में ट्रायल चलते रहे और दिसंबर 2006 में टाडा कोर्ट ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें से फाइनल हुआ कि 99 को सजा दी जाएगी और 1 को रिहा कर दिया गया और इनमें से 11 लोगों को डेथ पेनल्टी मिली। हालांकि इन सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई और उसके बाद फाइनल डिसीजन आता है कि इन 11 लोगों में से सिर्फ 1 को ही डेथ पेनल्टी मिलेगी और बाकी 10 को उम्र कैद। जो एक बंदा था जिसको फांसी की सजा मिलनी थी वो टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन ही था और बाकी जितने भी बच्चे लोग थे उनको 2 से 14 साल तक की सजा मिली और संजय दत्त को इलीगल वेपन्स रखने की वजह से 5 साल की सजा दी गई और उनका जो दोस्त था जिसने वेपन्स डिस्ट्रॉय करे थे उसको भी 2 साल की सजा दी गई, जिसे हालांकि बाद में 1 साल का कर दिया गया। इन सब के बाद याकूब को बचाने की खूब कोशिश की गई कि उसे फांसी की सजा ना दी जाए, लेकिन 30 जुलाई 2015 को उसे फाइनली फांसी की सजा दे दी जाती है। उसी दिन उसका बर्थडे भी था। तो दोस्तों ये था बॉम्बे 1993 अटैक का पूरा मामला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।